हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। तो आज हम फ्रेंड्स भारतीय संविधान की कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। भारत का संविधान किसी भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम आपके सारे डाउट्स संविधान से रिलेटेड क्लियर कर देंगे और साथ ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आज के टॉपिक को, भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम कंप्लीट एग्जाम टाइप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, टॉपिक्स को पढ़ेंगे और डाटा को क्लियर कर देंगे, इंफॉर्मेशन को अचीव कर लेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम में एनसीईआरटी से ही कवर होते हैं। तो संपूर्ण भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो संविधान सभा से पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम्स में अक्सर ही ये क्वेश्चंस आते हैं। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। तो भारत का संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। भारत के संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन संविधान से छूटेगा नहीं एग्जाम में, ये लिख के ले लीजिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान विश्व का कैसा संविधान है। तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद जी की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे लिया गया। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष? तो 9 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर सच्चिदानंद जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपका भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कब से लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा का निर्माण करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऐसा क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमेशा ये क्वेश्चन आपका आता ही है हर एग्जाम में कि प्रारूप समिति से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। इस मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव, देखिए फ्रेंड्स, मसौदा समिति जो बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने मसौदा समिति के अंतिम मसौदा पेश किया? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में ऐसे ही घुमा फिराकर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट है एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। तो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान को 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों और 22 भागों के साथ अपनाया गया। कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां और कितने भाग हमारे संविधान में प्रारंभिक रूप से थे? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निर्माण
तो भारत के संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 17 दिन में बाबा साहेब जी के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद 1935 अधिनियम से शब्दशः लिए गए, यानी कि हूबहू 1935 अधिनियम से 200 से भी ज्यादा 250 यानी कि अनुच्छेदों को संविधान में शामिल किया गया। भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है क्योंकि भारत के राज्य जो है उन्हें क्या कहा जाता है, तो राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। तो राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है ये समझ लेते हैं। अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य, क्योंकि परिणाम नहीं है किसी भी सौदे का अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के, और कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं होता, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है इसीलिए। और उल्लेखनीय है कि भारत में विभाजन के पश्चात केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोणों को माना गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान जो खास बातें हैं संविधान की, उनको कहाँ कहाँ से कैसे लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से देख सकते हैं आप इस टेबल में। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, इन सबको संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हमेशा घूमते रहते हैं क्योंकि बहुत आईएमपी है, तो आपको देखना ही है और पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, मतलब शासन प्रणाली वो संसद से जो बनती है उसको ब्रिटेन से लिया गया है, ये ब्रिटेन का है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन का है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन का है। विधि निर्माण यानी कानून का जो निर्माण है वो। आयरलैंड, यहाँ से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को भी यहाँ से लिया गया है और आपातकालीन उपबंध को भी यहाँ से लिया गया है, यानी कि आपातकालीन जो बंद होते हैं उनको यहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा को, संघ राज्य संबंधों को, शक्तियों के विभाजन यानी जो पावर्स हैं यहाँ पर उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और खासकर ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान ये कहाँ से आया है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है सोवियत रूस, सोवियत संघ यानी रूस, यहाँ से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। ये क्वेश्चन भी खास है, मूल कर्तव्यों को भी सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन पद्धति यानी कि हमारी जो शासन करने की पद्धतियां हैं, जो मेथडोलॉजीज हैं, मेथड्स हैं, उन सबको फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस बहुत ही खास देश माना जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मेथड्स कुछ खास ही बनती हैं, इसीलिए यहाँ से मेथड्स को लिया गया है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये सब यहाँ से सम्मिलित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया। देखिए प्रक्रिया को कहाँ से, अफ्रीका, और पद्धति को फ्रांस से, तो ये भी बहुत खास पॉइंट है, आप ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जर्मनी से आपातकालीन उपबंधों को। अब हम संविधान के स्रोत की कुछ खास बातों को जान लेते हैं, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, ये संघीय तंत्र है। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, यहाँ पर लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सब इंडिया के भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये यहाँ का उपबंध जो 1935 में बना था वहीं से हमारे संविधान में आया है। नेक्स्ट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान।
तो यहाँ से मूल अधिकारों को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को, उपराष्ट्रपति के पद को और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, ये सब, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिक, ये अभी बताए थे सारे, बस इनको सिंबॉलिक रूप में आप बहुत अच्छे से देखकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनावाद, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धतियां, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब यहाँ से आयरलैंड से आया है। और मूल स्रोत जो संवर्ती सूची है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत खास क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को, ये देख सकते हैं आप, कनाडा इसका फ्लैग है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, सामूहिक व्यवस्था है, उसको कनाडा से लिया गया है। संघ यानी केंद्र की व्यवस्था, जो केंद्रीय व्यवस्था है, ये सशक्त केंद्र की व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र से निहित होना और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और न्यायालयों, ये दोनों भी कनाडा से। जर्मनी का वीमर संविधान, यहाँ से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। फ्रांस का संविधान, यहाँ से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की आदर्श। और सोवियत संघ यानी पूर्ववर्ती के संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सब हमारे संविधान की देख सकते हैं आप, ये हमारा संविधान की पुस्तिका है। अब अनुच्छेदों को जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 से संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। और अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। तो देखिए बहुत खास है ये अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 से लेकर अनुच्छेद 19 तक, ये बहुत ही खास अनुच्छेद है। तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो संसद द्वारा जो अधिकार नागरिकता का है उसको विनियमित करना, विनियमित यानी उसका पालन करना, अनुपालन करना, ये सब विनियमन जो है वो अनुच्छेद 11 में है। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों के प्राप्त मूल अधिकारों के लिए है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेद करना, उनमें भेद करने का निषेध रखना, ये अनुच्छेद 15 में बहुत ही खास अनुच्छेद है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। अनुच्छेद 11 से लेकर अनुच्छेद 19 तक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 25, 26, 27, 28 इसमें भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी अधिकार है, समानता का अधिकार।
और अनुच्छेद 14 में विधि के साथ का अधिकार, अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक का अधिकार, अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों और निवारक निरोध के खिलौने, अनुच्छेद 23 में बालात श्रम दुर्व्यवहार का निषेध, अनुच्छेद 24 में जोखिम पूर्ण श्रम आदि का निषेध, अनुच्छेद 25-28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सब अनुच्छेद हैं, इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम अनुसूचियों के बारे में समझते हैं, जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। जो अनुच्छेद हमने पढ़ाए हैं, अनुसूचियाँ 12 होती हैं और अनुच्छेद जो हमने पढ़ाए हैं अभी तक, उनमें खास जो है 11 से लेकर 19 तक है। और इसके अलावा जो अल्पसंख्यक का 29 का है, और इसके अलावा जो बाकी के अनुच्छेद है वो हम आपको बाद में बताएंगे। और भारतीय संविधान की अनुसूचियां, पहली अनुसूची में राज्यों 29 राज्य और संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन भत्तों और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण का प्रारूप है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। चौथी अनुसूची में राज्यों के और संघीय क्षेत्रों, संघ क्या होता है? केंद्र, संघ यानी केंद्रीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। छठवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में। सातवीं अनुसूची के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे, संघ सूची जिसमें 98 विषय हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं, और संवर्ती सूची जिसमें कि 52 विषय सम्मिलित हैं। ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये बहुत ही IMP है ये दोनों ही। 7वीं अनुसूची में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि संवर्ती सूची खास क्वेश्चन है। संवर्ती सूची के कितने विषय हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 22 भाषाओं के बारे में पूछा जा सकता है, यानी 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची सबसे खास है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में यह 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है, दल बदलों से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों के 18 विषय हैं। अब हम संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं उनको समझ लेते हैं। ये संघ सूची यानी केंद्र से राज्य की शक्तियों के विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची में। तो इस विभाजन को 3 सूची में बांटा गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, संवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया इसका मुख्य स्रोत है। अब संघ सूची के विषय यानी सब्जेक्ट ऑफ यूनियन कैटलॉग। तो संघ सूची के कुछ विषय मुख्यतः सेना है, रक्षा, ये भी बहुत खास पॉइंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि सेना, रक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनिमय, ये सब बहुत खास है और ये हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बैंकिंग के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सूची में के अंतर्गत आते हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, यूनियन कैटलॉग के अंतर्गत। विदेशी मामले, रेल, डाक बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, करेंसी और इसके अलावा जनगणना, आयकर, निगम कर आदि। और भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां हैं,
इसमें राज्य सूची के विषय क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया जाता है। अब राज्य सूची के विषय ये भी बहुत खास है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं? तो राज्य सूची की सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं, जैसे कि न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, जो भी सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सब अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, बाट, नाप और पुस्तकालय। ये ध्यान रखने वाली बात है, संघ सूची में जो कार्य होते हैं वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करते हैं, ये बहुत आईएमपी पॉइंट है। और राज्य सूची में जो कार्य होते हैं वो सरकार यानी सिर्फ मुख्य सरकार करती है। अब समवर्ती सूची को समझ लेते हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। अब समवर्ती सूची में दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। जैसे समवर्ती सूची के विषय, इसकी ट्रिक है, हम आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं। शिक्षा, वन, कारखाने, बिजली, समाचार पत्र, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, प्रदूषण नियंत्रण और परिवार नियोजन और बांट माप आदि। अब इसकी ट्रिक समझ लेते हैं। शिव का 20 आम है, शिव का 20 आम है, तो शिव यहाँ शी यानी शिक्षा, वा यानी वन, का यानी कारखाना, बी यानी बिजली, सा यानी समाचार पत्र और आ यानी आर्थिक योजना और मा यानी मजदूर संघ। तो ये शिव का 20 आम है। बहुत प्यारी ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे इनके समवर्ती सूची के जो विषय हैं। अब आ जाते हैं मूल अधिकारों पर। संविधान में कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक हैं, तो समझ लेते हैं इन्हें। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं या मौलिक समझे जाने वाले हैं, उनके संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उन्हें ही मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मूल अधिकार मुख्यतः 6 होते हैं। अभी फिलहाल में वर्तमान में मुख्यतः 6 हैं, लेकिन इसके पहले मूल अधिकार 7 हुआ करते थे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, ये भी आपके एग्जाम्स में ऑप्शन वाइज पूछा जाता है मल्टीपल क्वेश्चंस में, तो आपको इनको समझ लेना है कि ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं और इनका कार्य क्या है। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच, ये भी आपके एग्जाम्स में खास क्वेश्चन बन सकता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में किस अनुच्छेद के बीच इसको रखा गया है, तो अनुच्छेद संविधान में किस अनुच्छेदों के बीच रखा गया है, तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस अनुच्छेद से में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में। अब हम इन अधिकारों के कार्यों को समझते हैं। समता का अधिकार कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क आदि में प्रवेश की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। अब स्वतंत्रता के अधिकार को समझ लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार,
भारत के किसी भी हिस्से में रहने का, बसने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए जाने लोगों के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाना, मतलब उनका बंधुआ मजदूरी नहीं की जा सकती। ये बहुत ही खास अधिकार है, इसे ध्यान रखिएगा। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक, तो बच्चों के लिए भी ये अधिकार बहुत खास अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया गया कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए खास अधिकार रखे गए हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति संरक्षण, शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने की अधिकार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा गोल्डन सिंह समिति के संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो 1976 द्वारा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में गोल्डन सिंह समिति के संविधान के भाग 4A में मूल रूप से मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन में 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जो 11वां संविधान संशोधन कर्तव्य मूल कर्तव्य कहलाया। मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। संविधान के सूत्र 51A भाग 4A के तहत मूल रूप से मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 11वें मौलिक अधिकार कर्तव्य को बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। संविधान का पालन करें और उसके आदर्श। अब हम मूल कर्तव्यों को समझ लेते हैं। ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में वर्णित है, इन्हें हम एक बार पढ़ लेंगे। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों अनुयायी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गण का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। देखिए, सबसे पहले संविधान का पालन, उसके बाद उच्च आदर्शों को हृदय में और उनका पालन, फिर संप्रभुता, एकता, अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा। संप्रभुता, एकता के साथ ही देश की रक्षा। उसके बाद लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना और धर्म, भाषा, प्रकार और वर्ग के आधार पर सभी से भेदभाव से परे शिष्टता का त्याग और जो मित्रता के सम्मान के खिलाफ है ऐसी चीज़ों का त्याग करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और उनका संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदियाँ, वस्तुएं जो भी आते हैं उनका संवर्धन, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। प्रकृति की बारी है तो प्रकृति का विकास और जीव जगत के लिए दया भाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित स्थान और हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक समूहों के सभी क्षेत्रों में उत्थान की ओर से विकास का सतत प्रयास किया जाए, जिससे राष्ट्र की प्रगति एवं निरंतर बढ़ती उपलब्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त हो सके। अब 11वां जो मौलिक अधिकार कर्तव्य है वो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये बहुत खास कर्तव्य है क्योंकि ये बाद में 2002 द्वारा जोड़ा गया संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके आगे संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू बाकी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चयन की व्यवस्था और इसके अलावा भी बहुत सी खास चीज़ें रह गई हैं। राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इन सबको हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं दूसरा वीडियो इन पर भी बनाऊंगी।
Thanks for watching and please subscribe for more updates. Thank you.